Good morning, everyone. On this video, I will discuss some more question on the singularities. तो हमने 4 क्वेश्चन कराए थे, इसमें देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 कि डिस्कस द सिंगुलरिटी ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ 1 sin z माइनस cos z एट z इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, इसी पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है, इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है। तो फॉर सोल्यूशन एफ जेड इक्वल टू बी हैव, या लेट लिख सकते हैं बी हैव एफ जेड इक्वल टू 1 साइन जेड और माइनस का कॉस जेड। देखो यहाँ पे अपान में वैल्यू है, नोमिनेटर से कोई है नहीं, तो नहीं सिर्फ हम पोज की बात करेंगे। एफ जेड को दिस तो फॉर पोज साइन जेड और माइनस कॉस जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग साइन जेड इक्वल टू कॉस जेड लिख सकते हैं। डिवाइड कर दें तो साइन अपान कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। साइन जेड और अपान में कॉस जेड इक्वल टू 1 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो गया टेन जेड इक्वल टू 1 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। तो जेड में पाई बाई 4 क्या हो गया, पोल आ गया, तो जेड इक्वल टू पाई बाई 4 इज ए सिंपल पोल। देयरफॉर जेड इक्वल टू पाई बाई 4 इज ए सिंपल पोल। तो ये सिंपल पोल हो गया, बस हो गया आंसर ऐसे, बस इतना सा करना था, ठीक है ना। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि दिस इज द सिंगुलरिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द सिंगुलरिटी of the function of the function f z equal to 1 upon cos 1 upon z at z equal to 0, ठीक है। तो फॉर सोल्यूशन we have fz equal to 1 upon cos 1 upon z, ठीक है ना। ये fz आपकी वैल्यू की बनी। तो फॉर पोल्स cos 1 upon z equal to 0, तो implies that 1 upon z equal to 2n plus 1 by 2 और इंटू में पाई बाई 2 cos 90, पाई बाई 2 cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो 2n पाई ने 8 कर दिया उसमें, तो जनरलाइज वैल्यू है ये 2n plus 1 by 2 पाई, ठीक है। 1 upon z इक्वल टू, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या हो गया, z इज इक्वल टू z इक्वल टू 1 upon हो जाएगा 1 upon 2n plus हाफ और इंटू में पाई, ये आपका z हो गया। तो यहाँ पे ये जो बात आ रही है, n की वैल्यू वेरी कर रही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n वेरी कर रहा है 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 एंड ऑर्डर सो ऑन, ठीक है ना। ये वैल्यू वेरी कर रही है। अब इसमें जो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स निकालेंगे, तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स की बात करेंगे, तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला था, z इक्वल टू 1 upon 2n प्लस 1 by 2 और ये पाई हो गया था, ठीक है ना, ऐसे हो। अब लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स दी जाता, अलग अलग एन की वैल्यू वेरी कराएंगे तो अलग अलग सारी पोल्स होंगे। तो अब यहाँ पे बहुत सारे पोल्स हैं, तो इसमें लिखेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, लिमिट पॉइंट 5 पोल्स में क्या रहता है, z इक्वल टू लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/2n प्लस हाफ और इंटू में पाई n बाई इन्फिनिटी तो टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, अपन डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 0 हो गया। तो implies that z equal to 0 is non isolated essential singularity ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ जब पोल के हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसी तरीके से अगर फंक्शन साइन हो जाए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 7 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे वैल्यू साइन 1/z हो जाए। डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ fz इक्वल टू साइन 1/z लिख दिया जाए और यहाँ पे कह दिया जाए एट z इक्वल टू 0। तो फॉर सोल्यूशन हमें पे क्या लिखेंगे कि वी हैव fz इक्वल टू ये साइन 1/z है, तो साइन 1/z अपान तो बिल्कुल अभी नोमिनेटर्स में हो गया, नोमिनेटर यहाँ पर जीरोज आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर जीरोज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर जीरोज और ये वैल्यू लिख रहे हैं हम साइन 1/z इक्वल टू 0। तो साइन की जनरलाइज वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाए इम्प्लाइज दैट 1/z इक्वल टू n पाई, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू क्या होगा 1/n पाई। अब यहाँ n वेरी कर रहा है, n बराबर 0 +-1 +-2 एंड ऑर्डर सो ऑन, ठीक है ना। तो अब इसमें लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज निकालेंगे, ठीक है ना। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज निकालें तो z इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n पाई, n बराबर इनफाइनाइट लिखिए तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो गया। हेंस z इक्वल टू 0 is an isolated essential singularity, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाले में क्या कहा था नॉन आइसोलेटेड, इसमें क्या हो गया आइसोलेटेड जब जीरोज की लिमिट पॉइंट आप निकालते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफिनेशन ऑफ द रेसिड्यू एट ए पोल, ठीक है ना। मतलब रेसिड्यूज के विषय में बात करेंगे तो डिफिनेशन ऑफ द रेसिड्यू एट ए पोल, ठीक है ना, एट ए पोल। तो यहाँ पे लॉरेंट सीरीज जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना, उसी के बेस में लोग डिफाइन करके चलेंगे। दो लाइनें चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा बेस तैयार करने के लिए डिफिनेशन लिखनी पड़ती है, वो आती नहीं एग्जाम में, लेकिन सीखना समझना जरूरी होता है। तो लॉरेंट थ्योरम को पूरा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी लैंग्वेज रहेगी 2-3-4 लाइन की, तो उसको हम लोग बताते हुए चलते हैं। नहीं तो सिर्फ बाई लॉरेंट सीरीज करके भी लिख सकते हैं, देख ली थोड़ा सा। ये लेट z इक्वल टू a बी ए पोल ऑफ ऑर्डर m, ये पोल ऑफ ऑर्डर में ऑफ ए वन वैल्यूड फंक्शन f(z), ठीक है। ये कोई पोल है z इक्वल टू a, इसका ऑर्डर m है और ये वन वैल्यूड फंक्शन f(z) है एंड गामा, इसको ये गामा है यहाँ पे, एंड गामा एनी सर्किल ऑफ रेडियस r with center at a, सेंटर a पे है, which does not contain any other similarity, ठीक है ना, which does not contain any other similarity,
any other singularity, any other singularities कर दो, other singularities, any other singularities except at z equal to a, then fz is analytic within the annulus, within the annulus r less than mod z minus a less than capital R. ठीक है, hence it can be expanded within annulus, within the annulus in a Lorentz series, in the form अल्टीमेटली अब यहाँ पे क्या आ गया कि जो हमारे लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट था, अब वही हम लिखेंगे यहाँ पे कि एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये ए एन जेड माइनस ए की पावर एन है, एन प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये बी एन जेड माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस एन है। हम इसको सीधे यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट बजाय लिख सकते हैं तो बाय द लॉरेंट्ज थ्योरम दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वेयर ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, और ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज़ टू पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ए एन की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना, ए एन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1, एंड बी एन इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, और ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस एन प्लस 1 है। ये इक्वेशन नंबर 3 का है, तो यहाँ पे माइनस एन प्लस 1 है, ये अंतर है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर बीइंग द सर्किल गामा। ठीक है, ये गामा सर्किल का इक्वेशन है, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर। तो पर्टिकुलरली आर एल वाई, पर्टिकुलरली बी वन इक्वल टू, अब यहाँ अगर बी वन की बात करें तो एन बराबर 1 रख दो, यहाँ एन बराबर 1 तो पावर 0 हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी, और ये हो गया एफ जेड इंटू डी जेड। यहाँ पर डी जेड दोनों में है, डी जेड और डी जेड। ठीक है, एन के स्थान पर हमने क्या लिखा 1 -1 + 1 0, तो ये वैल्यू 0 पावर 0 तो 1 हो गया, तो एफ जेड बचा 0, 1/2 है मल्टीप्लाइड है। जो बी वन है इसी को हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। द कोएफिशिएंट b1 is called the residue, of fz at the pole z equal to e। तो ये यहाँ पर रेसिड्यू कहलाता है। कोएफिशिएंट b1 is called residue of fz at the pole z equal to e। नेक्स्ट से देखते हैं आयुष। तो रेसिड्यू, अब इसको इट इज डिनोटेड बाई denoted by R residue at z equal to a is equal to b1। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं कि रेसिड्यू का RES डॉट एट z equal to b1। ठीक है ना, रेसिड्यू एट इनफाइनाइट, तो रेसिड्यू एट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, इन्फिनिटी
तो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी एन आई टी वाई रेजिड्यू, ठीक है। इस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, रेजिड्यू ऑफ डी, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड at z equal to infinity is defined as minus 1.2 pi I, minus 1.2 pi इंटीग्रेशन c और ये एफ जेड डी जेड, सिर्फ माइनस लग जाएगा वेयर द इंटीग्रेशन इज टेकन डाउन c इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, where the integration is taken round c in anti-clockwise, ठीक है। इसके बाद में आता है कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट, तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम में ये हम लोग लेट करते हैं, लेट एफ जेड बी वन वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन, एंड लेट एफ जेड बी ए वन वैल्यूड एंड एनालिटिक within and on a closed curve, on a closed contour C, except at a finite number of poles, z1, z2, z3 and zn, and let r1, r2 rn be the residues of fz, be the residues of fz at these poles respectively. Then, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या था, यहाँ पे गिवन ये है कि जो हमारा फंक्शन एफ जेड है ये एनालिटिक है, तो उसके साथ में क्या लिख दिया, एफ जेड बी वन वैल्यूड सिंपल क्लोज एनालिटिक डिफरेंशियल कंडीशन होती है, उस बाद लिखा हुआ है लेट एफ जेड बी वन वैल्यूड एंड एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंट्रोल सी, ठीक है, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। इन पोल्स में फंक्शन एनालिटिक नहीं है, z1, z2, z3 zn, and let r1, r2 rn be the residues of fz at these poles. इन पोल्स पे जो रेजिड्यूज हैं वो r1, r2, rn है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन इंटीग्रेशन c fz dz इज इक्वल टू, ये होता है 2 पाई आई और ब्रैकेट में सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स विद इन c, ठीक है, सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स विद इन c, ये हो गई। इसी को क्या ले सकते हैं, 2 पाई आई और पोल्स में जो रेजिड्यूज की वैल्यूज है जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो r1, r2, तो सबका सम कर दो डॉट प्लस और ये rn। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड, ये स्टेटमेंट है किसका, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम का, ठीक है ना, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम का। इस पे हम लोग फिर रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं उस बात को देखेंगे। तो मेथड्स फॉर फाइंडिंग method of finding out residues, ठीक है ना। यहाँ पर लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे
और यहाँ पे 5 मेथड्स हैं जिसके आइडेंटिटीज हैं एंड में, तो उससे हम लोग रेजिड्यू फाइंड करते हैं। इफ एफ जेड हैज ए सिंपल पोल, पहला पॉइंट, इफ एफ जेड हैज ए सिंपल पोल, एफ जेड हैज ए सिंपल पोल at z equal to a, then residue at z equal to a is equal to, ये लिमिट z टेंस टू a z माइनस a और इंटू में एफ जेड हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये पहला फॉर्मूला है रेजिड्यू फाइंड करने का। जब हमारे पास सिंपल पोल है तो सिंपल पोल पे रेजिड्यू निकालने का तरीका कि लिमिट जेड टेंस टू जेड माइनस इंटू एफ जेड, जिस पोल पे निकालना उसी का फैक्टर तो वो मल्टीप्लाइड इंटू एफ जेड, और ये जो फैक्टर से जेड माइनस है इस फंक्शन एफ जेड में जरूर रहा होगा तभी ये पोल निकला है, वो कैंसिल हो जाएगा, बाद में उसके में लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर का फॉर्मूला क्या था, कांची रेजिड्यू थ्योरम में क्या था, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यूज एट द पोल्स विद इन सी, ठीक है ना। तो रेजिड्यूज हम निकालें उनका सम करें 2 पाई से मल्टी तो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी। अभी यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसी के बाद में दूसरा पॉइंट आएगा। दूसरे पॉइंट में है कि इफ एफ जेड पोल ऑफ ऑर्डर एम, इफ एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम, देन, ठीक है ना, पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल टू ए, हम जेड इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं, तो एट लिख लीजिए यहाँ पे ऑर्डर एम एट जेड इक्वल टू ए, देन रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एम माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और ब्रैकेट में है आपका, ब्रैकेट में डी एम माइनस 1 और अपॉन में डी जेड की पावर एम माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए की पावर एम और इंटू में ये एफ जेड हो गया एट जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए पे। अब देखिए ऑर्डर हमारा एम था तो जेड माइनस ए की पावर एम मल्टीप्लाइड है इंटू एफ जेड, और इसको एम माइनस 1 उससे एक कम टाइम से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ये फैक्टर से पान में जरूर रहेगा, एफ जेड में कैंसिल हो जाएगा, बाद में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, जब हमारा पोल एमथ ऑर्डर का है, ठीक है ना। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। तीसरे फॉर्मूले पे आइए, थर्ड फॉर्मूला हमारा कहते हैं इफ जेड ऑफ द फॉर्म, इफ एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म, इफ एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म of the form given by fz equal to phi z और अपान में यहाँ पे साई z लिख दिया जाए, फाई z अपान साई z, तो जहाँ पे साई a, ठीक है, इज इक्वल टू 0, साई a इज इक्वल टू 0 एंड फाई a इज नॉट इक्वल टू 0। साई ए हमारा 0 हो जाए लेकिन फाई ए 0 नहीं होना चाहिए, तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इज इक्वल टू ये फाई ए और अपान में साई डैश ए। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है और जेड के स्थान पर ए पुट करना, बस हो गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, फाई ए अपॉन साई डैश ए। इसके बाद है फोर्थ कंडीशन। फोर्थ में क्या है, जस्ट मिनट, तो फोर्थ पॉइंट में रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू पोल जेड इक्वल टू ए सिंपल और ऑर्डर एम। तो इफ एफ जेड has any order, if fz has pole of any order,
कोई भी ऑर्डर हो तो उसका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे रेजिड्यू एट z इक्वल टू a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/t, कोफिशिएंट ऑफ 1/t in f a plus t expanded in powers of t, expanded in powers of t where t sufficient is small, ठीक है ना। तो यानी अगर फंक्शन हमारा एफ ए प्लस टी के फॉर्मेट में है तो उसको आपने एक्सपेंड कर दिया, तो उसमें 1/t का जो कोफिशिएंट होगा वो रेजिड्यू कहलाएगा। इसके लिए कोई भी ऑर्डर हो सकता है, सिंपल ऑर्डर हो या एनी ऑर्डर हो। तो चौथी आइडेंटिटी है। लास्ट में फिफ्थ आइडेंटिटी, फिफ्थ में रेजिड्यू एट इनफाइनाइट, ठीक है ना। रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस जेड एफ जेड होता है, माइनस जेड और ये एफ जेड। इस तरीके से ये 5 आइडेंटिटी होगी आपके पास में, ठीक है ना। इनसे हम लोग किसी फंक्शन की रेजिड्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। डिटरमाइन पोल एंड determine pole and residue at each pole, ठीक है। तो ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड -1 और ये z-2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो किस पे निकालना है, पोल्स पे। डिटरमाइन पोल, हमें पोल फाइंड करना है, उन पोल पे रेजिड्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर सॉल्यूशन हियर एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन ये z-1 है और z-2 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो फॉर पोल्स z-1 और ये z-2 का होल डिनोमिनेटर वैल्यू को 0 करते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू क्या मिला, 1 मिल गया और z इक्वल टू 2 मिला। यहाँ पे लिखेंगे हियर z इक्वल टू 1 इज ए सिंपल पोल, ये कैसा है, सिंपल पोल है, ठीक है। z इक्वल टू 1 इज ए सिंपल पोल, पावर 1 है, और z इक्वल टू 2 कैसा है, इसकी पावर 2 थी यहाँ पे। z/2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, तो पावर जो भी रहेगी वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑर्डर को हमें यहाँ पे मिस नहीं करना है, ठीक है ना। अब हमें रेजिड्यू चाहिए, तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1, तो 1 कैसा, सिंपल पोल, इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, z टेंड्स टू 1 और ये z-1 इंटू एफ जेड, ऐसे बताया था, वहाँ पे ए था, यहाँ पे 1 हो गया, z-1 से मल्टीप्लाई इंटू एफ जेड हो गया, इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 और z-1 इंटू एफ जेड की वैल्यू रखो, ये z स्क्वायर अपॉन z-1 और z-2 का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। z के साथ क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1-2 का होल स्क्वायर, तो नीचे 1 ही आ जाएगा, इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया आपको। फिर इसके बाद लिखेंगे रेजिड्यू एट z इक्वल टू 2 पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 था, तो फॉर्मूला कौन सा था, 1/m-1, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू में dm-1 यानी 2-1 dz 2-1, यहाँ पे z-a यानी 1 हो गया, z-1 की पावर 2, ठीक है, और इंटू एफ जेड। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूले को बेस पे लिखा हुआ ये वैल्यू, ठीक है ना, z इक्वल टू 1, m के स्थान पर 2 लिखा हुआ, बस ये वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी, ddz हो गया, ये ddz और ये z-1 का होल स्क्वायर हो गया, ddz z-1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एफ जेड की वैल्यू रखो, एफ जेड कितना था, जेड स्क्वायर और अपान में ये जेड माइनस क्या लिख रहा हूँ, 2 की बात हो रही थी, z-2 का होल स्क्वायर, z-1
जेड माइनस टू का होल स्क्वायर और एट जेड इक्वल टू टू की बात हो रही है, जेड इक्वल टू टू, ये जेड माइनस टू का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू अब क्या बचा डी टी जेड, और यहाँ पे वैल्यू थी जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन और ये एट जेड इक्वल टू टू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करने वैल्यू क्या आएगी जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ये जेड माइनस वन जेड स्क्वायर का हो गया टू जेड जेड स्क्वायर का, फिर माइनस का जेड स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे वन आएगा, ये डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने और किस पे वैल्यू निकालना जेड इक्वल टू टू पे, एट जेड इक्वल टू टू, जेड के स्थान पर टू लिखो, तो ये टू माइनस वन यहाँ पे टू इंटू टू हो जाएगा, टू इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर तो फोर हो गया, और अपान में टू माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ये कितनी वैल्यू फोर माइनस फोर, फोर माइनस फोर और अपान में वन, तो ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है यहाँ पे कि पूर्ण संख्या से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आगे रेजिड्यू थ्योरम पे इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स और अभी रेजिड्यू फाइंड करने के तरीके और भी बताएंगे। थैंक यू क्लास।